नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। लगातार ये सामान्य अध्ययन की सीरीज चल रही है। समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए हमारे ये लेक्चर्स आपको समर्पित हैं। विशेष रूप से सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को देखते हुए ही ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। विश्व भूगोल में विश्व के जलवायु प्रदेशों का लगभग 3-4 लेक्चर समाहित करते हुए मैंने विश्व के जलवायु प्रदेश के एक एक पॉइंट को आपके सम्मुख रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा जिसे आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विश्व भूगोल में समझ विकसित करनी होती है, कथन कारण के क्वेश्चन और तमाम अन्य टॉपिक्स भी आते हैं। इसी संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब। वायुदाब यानी एयर प्रेशर। देखिए, वायु में भार होता है। भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीजें हैं जिनके फिजिक्स में जिन्हें पढ़ना होता है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक भूगोल की चीज बता रहा हूँ। वायु में भार होता है जिससे धरातल पर दबाव पड़ता है और इसी दबाव को हम वायुमंडलीय दाब या वायुदाब कहते हैं। जहाँ भी वायुदाब की बात हो तो वायु का जो पूरा एब्रिविएशन यानी जो पूर्ण रूप होता है वो होता है वायुमंडल। तो इस तरीके से हम देखें तो वायु में जो भार होता है जिससे धरातल पर दबाव पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। इसे हम एक संदर्भित रूप से कह सकते हैं कि धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायु के भार को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। यहाँ पे देखिए, वायुदाब मापने की इकाई के बारे में पूछ लिया जाता है तो वायुदाब मापने की इकाई जो होती है वो मिलीबार या पास्कल होती है। क्या? मिलीबार या पास्कल। लेकिन इसे जो है किलो पास्कल में भी डिनोट किया जाता है। अगर हम बात करें कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में कूट बनाकर या सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1013.25 मिलीबार होता है। ठीक, कितना? 1013.25 मिलीबार। अगर इसे हम किलो पास्कल में डिनोट करें तो 101.325 किलो पास्कल इसे हम डिनोट कर सकते हैं। क्या? 101.325 किलो पास्कल। तो फैक्ट रूप में याद रखिएगा कि वायुमंडलीय जो दाब होता है, समुद्र तल पर जो औसत वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है? 101.325 किलो पास्कल या फिर 1013.25 मिलीबार होता है। इसके बाद से अगर हम बात करें कि वायुदाब मापने का जो यंत्र होता है वो क्या है, तो वायुदाब को मापने के लिए पारा वायुदाब मापी यानी मर्क्यूरी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वैसे परीक्षा में बैरोमीटर के नाम से पूछा जाता है, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर वायुदाब मापी यंत्र होता है। यहाँ हम बात करें तो बैरोमीटर के द्वारा हम जो है मौसम की स्थिति का पता लगाते हैं। यदि बैरोमीटर में जो उसका रीडिंग होता है, बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है, पठन जिसे हम कह सकते हैं, यदि वो बैरोमीटर की रीडिंग जो है उसमें तेजी से गिरावट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये तूफानी संकेत। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर में तेजी से गिरावट यानी ये तूफानी मौसम का संकेत है। तो पहला पॉइंट हो गया कि वायुमंडल जो बैरोमीटर है, जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है, उसकी रीडिंग में या पठन में तेजी से गिरावट क्या डिनोट करता है, तो तूफानी मौसम का। सीधे सीधे वन लाइनर या कूट बनाकर भी पूछ सकता है। इसी तरीके से यदि बैरोमीटर के पठन में पहले गिरावट हो और फिर धीरे धीरे वो ऊपर हो तो ये क्या डिनोट करता है, यानी पहले गिरावट फिर धीरे धीरे ऊपर उठना, तो ये वर्षाकालीन
ठीक है, यानी वर्षा होने वाली है, तो वर्षा की स्थिति का द्योतक है या वर्षा की स्थिति को ये डिनोट करता है। और बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो लगातार ऊपर चढ़ रही है, तो ये प्रति चक्रवाती स्थिति होती है। आसान भाषा में कहें तो साफ मौसम का ये द्योतक है। प्रति चक्रवात मतलब मौसम साफ होगा, चक्रवात मतलब बारिश, तो प्रति चक्रवात मतलब मौसम साफ होगा। तो 3 प्रकार की ये स्थिति है। यदि ये तेजी से ऊपर उठ रहा है, ठीक, ऊपर उठ रहा, तो ये साफ मौसम का सूचक है। यदि बैरोमीटर की रीडिंग जो है तेजी से गिर रही है तो तूफानी मौसम का सूचक है। और यदि वो पहले गिरी है फिर धीरे धीरे करके ऊपर उठ रही है तो ये चक्रवाती स्थिति यानी वर्षा की स्थिति को डिनोट करेगा। तो ये बातें रही बैरोमीटर के बारे में, फिजिक्स से भी यहाँ से पूछा जाता है और ये सब यहाँ पे मैंने आपको बताया। यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट से रूबरू करा दूं कि वायुमंडल जो दाब होता है, वायु दाब, ये ऊंचाई के साथ प्रश्न है कि घटता है कि बढ़ता है। तो वायु दाब जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाएंगे तो ये घटता है, इसमें बड़ी कंसिस्टेंसी होती है, यानी ये बड़ा ही स्थिर एक नियत अनुपात में ही घटता जाता है। प्रत्येक 10 मीटर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हर 10 मीटर पर 1 मिलीबार की कमी होती है। 10 मीटर ऊपर जाएंगे तो कितनी कमी होगी? 1 मिलीबार की कमी, ठीक है। हर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार कम हो जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ वायुमंडलीय दाब, वायु दाब का जिक्र कर रहे हैं। वायु दाब 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला तापमान, जिसको अमूमन सबसे महत्वपूर्ण रोल के रूप में देखा जाता है, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति का भी वायुमंडलीय दाब पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को हम नज़रअंदाज कर दें तो पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारा बिगड़ जाएगा। केवल अक्सर कहा जाता है कि वायु दाब और तापमान में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी अगर तापमान बढ़ा तो वायु दाब घट गया और वायु दाब और तापमान घटा तो वायु दाब बढ़ गया। इस हिसाब से हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जहाँ गर्मी होगी वहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा, ठीक, सीधे अगर हम बड़े आसान लहजे में इसको बात करें। और जहाँ ठंड होगी यहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये जो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक का क्षेत्र है, 30 डिग्री से 35 डिग्री, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में, यहाँ पे 0 डिग्री का भूमध्य रेखा, यहाँ पर तो गर्मी अधिक पड़ती है भाई, कर्क रेखा के पास का क्षेत्र है, तो फिर यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र पाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। क्या? उपोष्ण उच्च वायु दाब। जो स्थिति है ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, वही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में, उपोष्ण उच्च वायु दाब। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है, कारण कथन तो समझ गए ना कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। आगे अभी और मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पर हमेशा एक से स्थिति नहीं बनती, ठीक है। वार्षिक तापांतर, पृथ्वी की घूर्णन गति और अन्य परिस्थितियों के कारण जो है यहाँ पर वायु राशियां जो है अलग अलग ढंग से अपना प्रभाव दिखाती है। जब मैं इसके बाद पवनों का वितरण चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें इन वायु राशियों को डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि तापमान और वायुमंडलीय दाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इस हिसाब से ये जो 30 से 35 डिग्री उच्च तापमान का क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र पाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है, जिसका कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा गर्म प्रदेश है। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है। यही कारण है
कि उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च वायुदाब उच्च वायुदाब की जो समानताएं होती है, स्टेबिलिटी कहिए, जो स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, वो कम होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होती है। कारण कथन तो ये हो गया, उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब की स्थिरता अधिक होती है। ये सही है या गलत? गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में वायुदाब की स्थिरता अधिक होती है। कारण क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा स्थलों की कमी है। तो समुद्र है और समुद्र है तो वहां पे पवने अपना प्रभाव दिखाएंगे और यहाँ स्थल के कारण से, पर्वत के कारण, पठार के कारण पवने टकराती है तो अस्थिर ज्यादा हो जाती है। तो एक कथन कारण का क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया कि उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब की स्थिरता क्या होती है, वो कम होती है। कारण इसका क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थल की अधिकता है और यही उल्टा हम दक्षिणी में कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ आपको दिक्कत इसलिए हो जाती है परीक्षा में क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सुदृढ़ कीजिए, चीजें आगे बढ़ेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दोनों चीजें हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रभाव है इसका, कि कैसे कैसे हम प्रभाव को निरूपित करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पवनें होती हैं वो सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। जो न समझ पा रहे हैं उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब, उनके लिए मैं छोटा सा बता दूं कि यदि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो पवनें जो हैं वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी। गर्म हवाएं ही ऊपर उठती हैं, तो गर्म हवाओं का ऊपर उठना निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना देता है, जबकि जहाँ ठंडी हवाएं मौजूद रहती हैं उसे उच्च वायुदाब के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो समझ गए ना, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। तो पवनें जो होती हैं वो सदैव ठंडे से गर्म की ओर चलती है, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब या कम वायुदाब की तरफ चलती है। वायुमंडल और तापमान में विपरीत संबंध होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया और इसका जो प्रभाव है उससे भी आपको पूरी तरीके से परिचित करा दिया। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान के कारण क्या पाया जाएगा? उच्च वायुदाब की निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है? अधिक होता है। जबकि कर्क और मकर रेखाओं के पास उच्च वायुदाब मिलता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कर्क और मकर रेखाओं के पास उच्च वायुदाब। कारण भी मैंने बताया भाई, कर्क और मकर रेखाओं के पास जो है उच्च वायुदाब का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति यानी गतिजन्य अवस्था, यहाँ तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से यानी कर्क और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में गिरावट आती है और इस गिरावट के कारण वायुदाब को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन 60 डिग्री अक्षांशों के पास निम्न वायुदाब पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 60 डिग्री अक्षांशों के पास किस प्रकार का? ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब, उपध्रुवी निम्न वायुदाब, ये भी उपध्रुवी निम्न वायुदाब। अब यहां देखिए कि हम उच्च वायुदाब से ऊपर बढ़ रहे हैं ना, यही तो मैंने बता दिया कि क्यों। तो उच्च वायुदाब से ऊपर बढ़ रहे हैं यानी टेम्परेचर गिर रहा है, और जब टेम्परेचर गिर रहा है, हम ठंडी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ठंड के कारण से उच्च वायुदाब पाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करता है? फिर से तापमान नहीं बल्कि पृथ्वी की गतिजन्य अवस्था यानी निम्न वायुदाब यहाँ पाया जाना पृथ्वी की घूर्णन गति या गतिजन्य अवस्था का परिणाम है। क्लियर है? तो उपध्रुवी निम्न वायुदाब के पास कौन सा? ये 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री, ये भी 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री। चीजों को पहले समझिए, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ है। अब देखिए, एक और बात मैं बता दूं, मैं बार बार भूगोल में आपको बताता रहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो ये हो रहा है। ऐसा होता है तो हमने एक प्रमाण निकाला, ठीक, प्रमाण थीसिस तो निकालनी पड़ेगी ना। तो ऐसा होता है तो इसका प्रमाण दिखा गया। पहले तो तापमान का प्रभाव था कि जहाँ जहाँ सबसे पहले हमारे भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हम इसको आकलन करते गए, इसका अध्ययन करते गए, हमने ये पाया
कि 30 से 35 डिग्री में भाई गर्मी है फिर भी उच्च वायुदाब है, जबकि 60 से 65 डिग्री में ठंड है फिर भी निम्न वायुदाब है। तो इसका कारण क्या है? फिर हमें पता चला कि तापमान अकेला फैक्टर काम नहीं करता है वायुदाब पर, इसके साथ साथ गति, पृथ्वी की गतिजन्य अवस्था भी काम करती है, और यही पृथ्वी की गतिजन्य अवस्था है जिसके कारण से यहाँ पर 30 से 35 डिग्री उच्च वायुदाब और 60 से 65 डिग्री निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। क्लियर है? ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये फिर से तापमान कम होगा और यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ये भी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी मुख्य रूप से कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? तो मुख्य रूप से 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जो कि 2 तरीके से काम करती है, एक तापजन्य वायुदाब पेटी और एक जो होती है वो गतिजन्य वायुदाब पेटी। क्लियर है आप लोग? कौन कौन सी? एक तापजन्य वायुदाब पेटी, एक ये गतिजन्य वायुदाब पेटी। तो मुझे लगता है कि यहाँ की बेसिक चीजें आप समझ पाए होंगे। क्लियर? चलिए, कितनी प्रश्न मान लीजिए कि कितनी उच्च वायुदाब की पेटियां हैं? तो 1 2 3 4, ठीक, 4 जो है उच्च वायुदाब की पेटियां, निम्न वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? 3, ठीक। कौन कौन सी? 1 2 और 3। यदि पूछे तापजन्य वायुदाब की पेटियां कितनी है, तो तापजन्य वायुदाब की पेटियां देखिए, तापजन्य का मतलब है कि जहां पर तापमान घटा तो वायुदाब बढ़ा और तापमान बढ़ा तो वायुदाब घटा। तो देख लेते हैं, भूमध्य रेखीय यहाँ पर तापमान बढ़ा है तो यहाँ घटा ना, तो ये भी तापजन्य हो गया। यहाँ पर तापमान घटा लेकिन वायुदाब भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी तापमान बढ़ा कर्क रेखा के आसपास है लेकिन वायुदाब भी बढ़ा, यानी ये गतिजन्य हो गई। यही नीचे गतिजन्य यहाँ भी हो जाएगी। फिर ऊपर जाने पे तापमान घटा लेकिन फिर भी यहाँ निम्न वायुदाब, यानी ये भी गतिजन्य स्थिति हो गई, यहाँ भी गतिजन्य हो गई। और ये जो है यहाँ पर तापमान घटा ठंडा प्रदेश और तापमान घटा और वायुदाब बढ़ा, यानी ये क्या हो गई? तापजन्य हो गई। तो अगर पूछ दे कूट कर में तो आप कर लेंगे ना कि 1 2 3 4 पेटियां गतिजन्य के कारण होती है, पृथ्वी की गतिक अवस्था के कारण, और जो 3 पेटियां हैं वो तापजन्य अवस्था के कारण। क्लियर? यानी टेम्परेचर के कारण। तो निश्चित रूप से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो एक गतिजन्य वायुदाब की पेटी और एक तापजन्य वायुदाब की पेटी। गतिजन्य वायुदाब की पेटी में कौन कौन सी आएंगी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। बाकी जो 4 पेटियां हैं वो गतिजन्य वायुदाब पेटी में आएंगी। नोट्स भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है पूरा का पूरा नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है इसको समझ लीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसे आप ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे जो PDF है उसको निःशुल्क रखा गया है, लेकिन अधिकांश PDF जो है उसको पेड ग्रुप में रखा गया है। केवल और केवल 499 रुपये का ये 2 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आपको समीक्षा अधिकारी के लगभग 12 टेस्ट सीरीज, UPPCS की 15 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। सभी नोट्स, आप जितनी भी सिलेबस है पूरे सिलेबस का नोट्स आपको मिलेगा PDF फॉर्मेट में। इसके साथ साथ करेंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा वहाँ करेंट अफेयर्स रहेगा। करेंट अफेयर PDF फॉर्मेट में आपको वहाँ दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे और यहाँ पर ये कैसे ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल को, इससे भी आप परिचित हो पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक पेटी को लेकर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि ये आपके परीक्षा में अगर पूछे तो आप कॉन्सेप्चुअल वे में कर सकें। सबसे पहली पेटी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी,
ये जो विषुवत रेखी निम्न वायुदाब, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहते हैं। तो विषुवत रेखी जो निम्न वायुदाब पेटी है, इसका विस्तार 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी के बीच होता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये 0 से 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी तक होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ मैं आपको नोट कराना चाहूँगा कि इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती। इस चीज़ को समझिए पहले कि इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें जो है वो नहीं चलती। कारण क्या है? क्योंकि इस कटिबंध की ओर जो आने वाली पवन होती है, इसकी सीमाओं पर पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। समझिए इस चीज को। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहां से भी कथन कारक का क्वेश्चन होगा। धरातलीय क्षैतिज पवनें क्यों नहीं चलती? क्योंकि जब इधर से ये पवनें आती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, ये जब पवनें चलती हैं, ठीक, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, गर्मी के कारण यहाँ जो पवन आएगी गर्म होकर ऊपर उठती जाएगी, जिसके कारण से क्षैतिज पवनों का अभाव हो जाता है। कथन कारण यहाँ समझ गए कि भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में धरातलीय क्षैतिज पवनों का अभाव होता है, क्योंकि जब उच्च वायुदाब से पवनें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की उपयुक्त व्याख्या कर रहा है। क्लियर है? चलिए ठीक है। यहाँ पे अगला आगे हम देखें तो ये जो क्षैतिज पवनों के प्रवाह है, क्षैतिज पवन, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप चुपचाप सीधे सीधे चल रहे हैं, तो एक होता है कि सीधे सीधे तो काफी स्थिरता रहेगी भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब पता चल रहा है कि आप जिग जैग मोशन में ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, इस तरीके से सीधे न चल के ऐसे ऊपर ऊपर हवाएं जा रही है, यानी काफी क्या है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये किस तरह का है, यहाँ पे ध्यान रखिए। ये पूरा का पूरा क्षेत्र की मैं बात करूँ, अगर बहुत जिग जैग मोशन हो, ये जिग जैग इस तरह, तो काफी अशांत माहौल रहेगा, समझिए। या फिर मान लीजिए कि दो परिस्थिति, या तो पवन एकदम शांत रहे या सीधे सीधे इस तरह से उठ जाए, यानी एक ही अगर रूल फॉलो कर रही है तो यहाँ का जो वातावरण होगा वो शांत रहेगा। लेकिन अगर वो एक रूल न फॉलो करे, जिगजैग मोशन करे, कभी आए नीचे बैठनी, कभी ऊपर उठ जाए, कभी इधर चली जाए, कभी उधर चली जाए, तो अस्थिरता आएगी। तो यहाँ पे क्या ये जिगजैग मोशन में एक रूल को फॉलो कर रही है? आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक रूल को फॉलो कर रही है, पवनें आती हैं ऊपर उठ जाती है, पवनें आती हैं ऊपर उठ जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर शांत वातावरण बना रहता है। कथन कारण में पूछे अगर भूगोल की भाषा में तो क्या कहेंगे? क्षैतिज पवनों के प्रवाह, ठीक है, के अभाव के कारण, क्षैतिज पवनों के प्रवाह के अभाव के कारण यहाँ का वातावरण क्या है? शांत बना रहता है। क्लियर है? क्षैतिज पवनें नहीं आती, न तो टकराव होता है, न तो जिगजैग मोशन होता है, और ये जो पूरा का पूरा वातावरण है एक नियमित संचालित होते रहता है और पूरा का पूरा शांत बना रहता है। इसे एक विशेष नाम से जानते हैं, डोलड्रम पेटी। क्या? डोलड्रम पेटी। डोलड्रम पेटी। ये जो 0 से 5 डिग्री उत्तरी और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी ये जो पेटी है, इसे विषुवत रेखी इस पेटी को डोलड्रम पेटी को के नाम से जानते हैं। डोलड्रम का मतलब है शांत क्षेत्र की पेटी। तो ये शांत क्षेत्र की पेटी होती है। कारण क्या है कि धरातलीय पवनों का अभाव, जिसके कारण से ये शांत है। यह क्षेत्र दोनों ही गोलार्धों में, ठीक, दोनों ही गोलार्धों से हवाएं क्या करता है? आकर्षित करता है। कारण क्या है? कारण है कि निम्न वायुदाब की ओर उच्च वायुदाब की ओर से पवनें तेजी से चलती हैं। जब यहाँ से दोनों ओर से पवनें चलती हैं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र लगातार निम्न वायुदाब के क्षेत्र में बना रहता है। इसे जो है ITCZ या अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको भी जान लीजिए। भूगोल की भाषा में हम कहें तो इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित उपोष्ण उष्णकटिबंधों से आने वाली व्यापारिक पवनों का मिलन को ही भूगोल की भाषा में अभिसरण हम कह रहे हैं।
तो मिलन होता है। यही कारण है कि इस मेखला को अंतः उष्णकटिबंधीय मेखला इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से जाना जाता है। मेखला कौन सी मेखला? ये भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब की मेखला। समझ गए? चलिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कहीं कोई अब दिक्कत नहीं होगी। बाकी पिछले लेक्चर्स को आप जब फॉलो करेंगे तो भूमध्यरेखीय पेटी के बारे में मैंने थोड़ा बताया है कि यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, क्योंकि गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण से ऐसी परिस्थिति, वर्षाजनक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, बादल बन जाते हैं, आसपास की ठंडी हवाएं जो है जल लेकर तेजी से इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ आती हैं और यहाँ पर प्रतिदिन बारिश कर देती हैं। तो ये पहला रहा विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। दूसरा हम चलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। अगर इंग्लिश में आपको जानना हो तो हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में देख चुके हैं। ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब हम इसके बाद से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में देखेंगे। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों में है। इस क्षेत्र में अगर शीतकाल के हम 2 महीने छोड़ दें तो वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। गर्मियों में तो यहाँ पर ग्लोब पर अधिकतम तापमान भी अंकित किया गया है। अल अजीजिया, ठीक, लीबिया के अल अजीजिया में लगभग 58 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ तापमान अंकित किया गया है, इसी पेटी में पड़ता है। लेकिन अत्यधिक गर्मी होने के बावजूद इस पेटी में उच्च वायुदाब होता है। नियमतः यहाँ निम्न वायुदाब होना चाहिए। दरअसल इस पेटी का उच्च वायुदाब तापमान से संबंधित न होकर किससे संबंधित है? पृथ्वी की दैनिक गति से संबंधित है। इसके साथ साथ वायु के अवतलन से भी, अवतलन उतरना, ठीक, तो वायु के अवतलन से भी ये संबंधित है। क्लियर है? ये मैंने पहले ही पूरे डिटेल में बताया, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा आपको ये बोल दिया। भूमध्य रेखा से जो उठी वायु होती है और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो वायु होती है वो इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठ जाती है, जिसके कारण से इनका आयतन कम हो जाता है और वायुदाब अधिक हो जाता है। तो वायु का अवतलन समझ पाए आप लोग? वायु का अवतलन एक तो पृथ्वी की दैनिक गति दे देगा कि किसका किसका प्रभाव पड़ता है, तो पृथ्वी की दैनिक गति, और दूसरा जो है दैनिक गति यानी घूर्णन गति, और दूसरा वायु का अवतलन। यहाँ से देखिए निम्न वायुदाब, ठीक, और यहाँ पे उच्च वायुदाब, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो दरअसल यहाँ पे चीजें होती क्या है, देखिए यहाँ फिर मैं बता दूं कि वायुदाब का वितरण एक सा नहीं रहता है। भूगोल और अन्य दशाओं, भूगोल में तमाम दशाओं का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो उच्च वायुदाब होता कैसे है कि यहाँ से और यहाँ से दोनों ओर की जो हवाएं हैं इस क्षेत्र में आकर बैठ जाती हैं, ठीक है, यानी अवतलित नीचे हो जाती है, भारी हो जाती हैं। तो भारी हो जाती है, हवाएं भारी होती हैं, ठंडी होती हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उच्च वायुदाब। यही कारण है कि यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। तो इन दोनों ओर से यहाँ पर हवाएं आती है। अब आप कहेंगे कि हवाएं तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो यही तो यहाँ समझाना है कि अगर हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, ये एक शाश्वत नियम की तरह नहीं है। परिस्थितियों और अक्षांशों के अनुसार इन पर पृथ्वी की घूर्णन गति, वायु के अवतलन वगैरह का भी प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव 30 से 35 डिग्री में देखा जाता है। तभी तो नियम अपवाद स्वरूप इस क्षेत्र में गर्मी पड़ने के बावजूद यहाँ पे उच्च वायुदाब का प्रभाव पड़ता है। अब आप बताइए कि कहीं पर ठंड पड़ रही हो तो आप क्या कहेंगे? ठंड पड़ रही है तो आसपास से गर्म हवाएं आकर वहां बैठेंगी नहीं ना, ठंडी हवाएं ही बैठेंगी। यानी जो हवाएं आएंगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? ठंडी होती जाएंगी। गर्म हवा धीरे धीरे क्या होती जाती है? ठंडी होती जाती है। तो ये क्षेत्र है, इधर और इधर से जो हवाएं आ रही है यहाँ आकर नीचे बैठ जाती है, धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, और इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र डिनोट कर देती है। ये भी एक कारक है, इसे वायु का अवतलन कहते हैं। केवल यही एक कारण नहीं है इस उच्च वायुदाब में, ये भी एक कारण है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति एक कारण हो गई, दूसरा वायु का अवतलन कारण हो गया उपोष्ण उच्च वायुदाब का। निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। एक और बात
स्वीकार करना है आपको, ठीक। न तो आपने वो थीसिस किया, न तो आप उस क्षेत्र में गए, न तो परिस्थितियों को महसूस किया। हमारे भूगोलवेत्ताओं ने ये चीज़ों को महसूस करके हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें हूबहू स्वीकार करना है। ये बाकायदे रिसर्च के द्वारा हमारे सामने आया है। अब यहाँ पे अगर आगे की बात करें तो भूमध्य रेखा से ये मैंने बताया है कि जो वायु उठती है और जो उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु उठती है नीचे बैठ जाती है। कहाँ पर नीचे बैठ जाती है? उच्च वायुदाब, और यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना देती है 30 से 35 डिग्री के बीच। यहाँ पर भी जो वायुमंडल है वो प्रायः शांत बना रहता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश पेटी के नाम से भी जाना जाता है। अश्व अक्षांश पेटी, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी संभवतः आपको पता है कि मध्य युग में घोड़े को ले जाने वाली जो नौकाएं हैं, यहाँ के शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण काफ़ी कठिनाई का सामना करती थी। नौकाओं का जो भार है उसको हल्का करने के लिए जो ये व्यापारी अपने साथ घोड़े लेकर जाते थे, इन घोड़े को समुद्र में फेंकना पड़ता था। यही कारण है कि इसे इस जो 30 से 35 डिग्री का कटिबंधीय क्षेत्र है, इसको अश्व अक्षांश नाम रखा गया। क्लियर है? तो चलिए इसे भी आप समझ गए। तो इस यहाँ भी माहौल मौसम क्या रहता है, या यूँ कहिए कि वायुमंडल क्या रहता है, प्रायः शांत बना रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ भी वही है, वायु नीचे उतरती है, वायु का जो है क्षैतिज संचालन हो नहीं पाता है, वायु नीचे बैठ जाती है। ऐसे क्षैतिज संचालन नहीं हो पाता, वायु नीचे बैठ जाती है, माहौल शांत हो जाता है। एक यही हमेशा वर्ष भर ये परिस्थिति यहाँ बनी रहती है। चलिए इसके बाद से हम देखते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। ये जो सब पोलर लो प्रेशर का फील्ड है, सब पोलर लो प्रेशर, ये 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री में पड़ता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर निम्न है, बावजूद इसके यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, निम्न वायुदाब का माहौल है। इसके निर्माण में गति कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य वायुदाब का ये आविर्भाव होता है या पैदा होती है गतिजन्य वायुदाब। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर आपको कर दूं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, पृथ्वी की घूर्णन गति का कि वायु के अवतरण का? सही उत्तर होगा सबसे ज्यादा प्रभाव वायु के अवतरण का। ठीक, अगर क्रम देना हो। दूसरा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो हम कहेंगे पृथ्वी की गतिजन्य अवस्था या घूर्णन गति या दैनिक गति का। क्लियर है? तो दोनों ही इस बात को समझ जाइए। इसके बाद से मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा पहले भी बताया है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की मेखला का दक्षिणी गोलार्धों में अधिक विकास हुआ है, जबकि अधिक विकास मतलब यहाँ पर ये अधिक नियमित है। यहाँ भी ये नियमितता ज्यादा है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की नियमितता या अधिक विकास उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का 60 से 65 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध में अधिक हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में कम हुआ है। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट शुरू में उपोष्ण उच्च वायुदाब को लेकर बताया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में लगभग स्थल 9 के बराबर है, बहुत कम है। ये समुद्र का माहौल यहाँ ज्यादा है, इसलिए यही कारण है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में ये क्या है, कम विकसित है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक विकसित है। क्लियर है? क्या कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में इनका विकास अधिक हुआ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा स्थल का अभाव है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में इनका विकास ये उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक ही चीज़ को मैंने कई बार बताया जानबूझकर, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो, और एक ही बात जब बार बार दिमाग में बैठती है तो वो चीज़ें क्लियर होती जाती है। जब लेक्चर को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, तो इसके बाद से सबसे लास्ट ध्रुवीय उच्च वायुदाब। यहाँ कहीं कुछ नहीं, उच्च वायुदाब ठंड ज़्यादा है, वायुदाब क्या है, उतना ही ज्यादा है।
तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको ठंड ज़्यादा है मतलब समझ रहे हैं, तापमान कम है तो तापमान कम है तो यहाँ तापजन्य है, तो तापमान कम है तो वायुदाब ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वायुमंडलीय वायुदाब की जो पेटियाँ थी ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कौन कौन सा तापजन्य है, पहला पॉइंट मैंने बताया। कुछ कॉन्सेप्ट जैसे क्या कारण है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब या फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का जो विकास है वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम हुआ है, ये भी मैंने बताया, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है। इसके कारण से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का पूरा डोलड्रम पेटी, ये सब मैंने बताया। क्या कारण है कि इसके ऊपर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में तापमान अधिक होने के कारण भी वायुदाब उच्च पाया जाता है दोनों गोलार्धों में, ये भी मैंने कारण बताया। क्या कारण है कि निम्न वायुदाब उपध्रुवीय क्षेत्रों में 60 से 65 डिग्री उत्तर से दक्षिण निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जबकि नियमतः यहाँ तापमान कम है, उच्च वायुदाब की पेटी पाई जानी चाहिए, इसका भी मैंने कारण बताया। कथन कारण के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कूट के क्वेश्चन आते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग आप आगे पूरी की पूरी जब पवनों का क्षैतिज और ये मैं पूरा वितरण बताऊंगा तो यही कॉन्सेप्ट उसमें काम आएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप ऐसे ही बने रहिए, हम बेहतर से बेहतरीन लेक्चर्स को आपके सम्मुख लगातार लाते रहेंगे। आप अपने दायित्व को निभाइए, जिसे हम हर लेक्चर में हमारी ये अपेक्षा होती है कि आप अपने यार दोस्त मित्रों तक भी हमारे इस लेक्चर्स को पहुंचाएंगे, हमारे इस चैनल को अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब नए लेक्चर के साथ हम फिर एक दूसरे के सम्मुख आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।